गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम चेक बाउंस के केस को समझते हैं फ्रेंड्स। समय तो हम लेन देन के लिए जो भुगतान करते हैं उसके लिए या तो कैश देते हैं या तो चेक देते हैं। कैसे एक प्रमाणिक आधार माना जाता है किसको देने का, क्योंकि हम उसमें नाम लिखे हो बैंक के मार्फत उसे पैसा दिया तो प्रमाण हो जाता है हमारे पास कि हमने ये राशि फला फला व्यक्ति को दी है। इसे सामान्य भाषा में हम समझने का प्रयास करते हैं फ्रेंड्स। तो चेक भी कई प्रकार के होते हैं, तो तकरीबन 14 प्रकार के चेक होते हैं। कुछ क्रॉस चेक होते हैं जो अकाउंट से अकाउंट में जाएगा। कुछ बियरर होते हैं जो धारक है उसे दे दिया जाएगा। अगर उसमें बियरर लिखा है, अगर बियरर नहीं कटा है चेक में तो धारक कोई भी उसे धारण करेगी। नाम यहाँ लिखा है या बियरर लिखा है, जैसे माना यहाँ पर रमेश लिखा है या बियरर, और ये बियरर काटा नहीं है तो हम धारक को दे देंगे, चाहे यहाँ लिखा है रमेश है। और कुछ होता है कि पर्टिकुलर व्यक्ति को ही देना होता है, और कुछ सीमित राशि उसमें लिखी जाती है, इससे ऊपर नहीं। तो कई प्रकार के चेक होते हैं। और एक आदमी के पास माना व्यक्ति का समय नहीं है बैंक जाने का, वहाँ से नकदी लाने का, तो भी वो चेक देता है। या कभी हम कहीं किसी बैंक से हम ऋण आदि ले रहे हैं तो वो एक सिक्योरिटी के रूप में चेक ले लेता है बैंक। तो कई प्रकार से चेक का प्रयोग किया जाता है। और देखा जाए तो एक भुगतान के प्रमाण के लिए एक चेक भी प्रयोग में किया जाता है कि भाई मैंने इसको ये धनराशि दे दी है, ये चेक इसका प्रमाण है, क्योंकि बैंक में रहेगा, बैंक से जितने लिए होंगे उसके व्यक्ति के हमने साइन लिए होंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसी जो ये डीलिंग चल रही है, जो लेन देन चल रहा है, इसमें क्या होता है कि कई बार चेक बाउंस हो जाते हैं। अब बाउंस कैसे होते हैं, माना सफिशिएंट अमाउंट नहीं है खाते में, या अकाउंट बंद हो गया या कुछ और डिफरेंस है, तो ऐसे चेक में बैंक द्वारा डिसऑनर लिख दिया जाता है। उस स्टेम लगा के डिसऑनर, उसमें सिर्फ लगा जाती है कि इनसफिशिएंट बैलेंस है, अकाउंट क्लोज है, वो कारण लिख करके जो उसको जमा करने वाला व्यक्ति उसे दे दिया जाता है। अब माना उसमें फिर अब जमा करने वाले व्यक्ति या तो सामान्य तरीके से देखा जाए तो उसको दूरभाष पर अपने सामान्य व्यक्तिगत जो संबंध है उस हिसाब से वो उससे वार्तालाप करेगा कि भाई आपका मैंने चेक लगाया था, तो सामान्य तरीके से देखें तो इसमें पैसा नहीं है। अगर उनके संबंध सामान्य है और कोई धोखाधड़ी करने का किसी का कोई इरादा नहीं है तो सब करेगा, तो उसका वो भुगतान कर लेंगे या आपस में समझौता उनका सामान्य तरीके से हो जाएगा। अगर उसने लीगल इस पर एक्शन लेना है, जो जो चेक जिसने दिया था खाता धारक, जिससे इस व्यक्ति ने माना रमेश ने चेक लिया था सुरेश से, सुरेश का इरादा नहीं है, इस व्यक्ति का इरादा नहीं है कि मैंने पैसे से देने, या किसी अन्य कारण से पैसे नहीं दे पा रहा है, उसके पास पैसे नहीं थे लेकिन देनदारी थी तो उसने चेक दिया। तो ये व्यक्ति क्या करेगा, सुरेश क्या करेगा उस चेक, क्योंकि सुरेश को चेक दिया था, सुरेश ने भुगतान लेना था रमेश से, सुरेश क्या करेगा एक लीगल नोटिस भेजेगा 30 दिन के भीतर। ये अगर इस प्रक्रिया को सुरेश नहीं अपनाता है तो वह माननीय न्यायालय से चेक बाउंस का केस के मार्फत अपनी राशि प्राप्त नहीं कर सकता है। उसे 30 दिन के भीतर रमेश को नोटिस भेजना है, लीगल नोटिस जिसे कहते हैं कि आपके ये कारण है, आप ये तारीख चेक नंबर था, ये राशि थी और आपका ये फला फला बैंक था, मैंने वहाँ लगाया लेकिन आपकी उसमें धनराशि नहीं है, या आपके सिग्नेचर को डिफर है, या आपका अकाउंट बंद हो चुका है, मेरी राशि आप मेरे को दीजिए। अब 30 दिन के अंदर रमेश को नोटिस दिया गया सुरेश द्वारा। सुरेश क्या करेगा, या तो पैसे दे देगा, अगर सुरेश के पास पैसे नहीं है या इरादा नहीं है देने का तो ये 30 दिन के फिर उसके बाद इसके बाद इसको नोटिस मिलने के बाद या नोटिस को प्राप्त करे या लेने से इनकार करे, उस दिन से 15 दिन के अंदर उसके पास रमेश के पास समय है। अगर वो 15 दिन बीत जाते हैं तो फिर सुरेश क्या करेगा, उस 15 दिन के बीतने के बाद एक कोर्ट में मजिस्ट्रेट के पास, तो क्रिमिनल मामले सुनते हैं उन्हें मजिस्ट्रेट कहते हैं फ्रेंड्स, और जज का दायरा थोड़ा बड़ा होता है, जो सिविल मामले सुनते हैं उनका दायरा थोड़ा बड़ा होता है। जज साहब की नियुक्ति हाईकोर्ट द्वारा की जाती है और मजिस्ट्रेट की नियुक्ति भी जो है उच्च न्यायालय द्वारा की जाती है। तो ये जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो कोर्ट है उनकी विषय में है। तो मजिस्ट्रेट का सीधा सीधा अर्थ है दंडाधिकारी। यहाँ पर हम ये समझेंगे कि जो क्रिमिनल मामले देखने में होते हैं वो मजिस्ट्रेट कराएंगे
और जो सिविल मामले देख रहे हैं कोर्ट, ये जज कोर्ट, तो सामान्य इसका मैं भिन्न वीडियो बनाऊंगा, मजिस्ट्रेट और जज में क्या अंतर है, माननीय जज महोदय में और मजिस्ट्रेट महोदय में क्या अंतर है, अन्य वीडियो में स्पष्ट करूंगा। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे दंडाधिकारी मजिस्ट्रेट जो है क्रिमिनल मामले देखते हैं लोअर कोर्ट में। तो मजिस्ट्रेट महोदय के पास ये केस फाइल किया जाएगा। मजिस्ट्रेट महोदय के पास ये केस फाइल जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, एनआई एक्ट 1881 की धारा 138 के तहत ये केस दायर किया जाएगा। नेगोशिएबल मतलब यह है कि बातचीत, जो सामान्य शब्दों में समझो बातचीत या समझौते योग्य। नेगोशिएबल का मतलब ये होता है जिसमें समझौता हो सके, समझौते योग्य। एनआई एक्ट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 88 के तहत कि सेक्शन 138 के तहत केस दायर किया जाएगा मजिस्ट्रेट महोदय के पास। और मजिस्ट्रेट महोदय जांच करेंगे कि भाई इन्हें 30 दिन का जो है उसको समय दिया नहीं दिया आरोपी को, और जो 15 दिन का वेटिंग पीरियड था वो दिया नहीं दिया, चेक स्लिप है नहीं है, और चेक देखेंगे आदि जो कार्रवाई है पूर्व केस दायर होने से पूर्व की, वो सभी को जांच करके उसे सम्मन भेजेंगे। सम्मन भेजने के बाद जो आरोपी आएगा, अगर वो अपना डिफेंस ले लेता है, ये समरी डिफेंस जिसे कहते हैं, अपनी बात बताता है, सर ये मैंने ये अपना कोई भी वो जो जेन्युइन कारण है वो बताए कि मैंने चेक सिक्योरिटी के रूप पर रखा था, या ये साइन मेरे नहीं है, या ये चेक मेरा खो गया था, या ये मैंने बैंक ये इसकी कोई मेरी देनदारी नहीं है, ये अकाउंट बंद हो चुका है, या जो भी वो कारण बताया, अगर वो समरी डिफेंस ले लेता है और जेन्युइन है तो उसका जीतने की आशा रहती है आरोपी की। नहीं तो अगर उसने समरी डिफेंस नहीं लिया तो एनआई एक्ट की सेक्शन 143 के तहत एक मूव किया जाएगा, जो शिकायत करता है उसके द्वारा, कंप्लेंट के द्वारा एक एप्लीकेशन मूव की जाएगी 143 सेक्शन 143 के तहत, जिसको ट्रायल चलने से पूर्व उस व्यक्ति को 20% देना पड़ेगा। आरोपी है नहीं है, साइन किसके है, चेक किसका था किसका नहीं था, ये देखने से पूर्व ही जो आरोपी है, जो रमेश है, उसे सुरेश को 20% देना पड़ेगा। जो भी चेक की राशि है उसके 20% उसे जमा करना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें जो हम देख रहे हैं कि अगर चेक हमारा डिसऑनर हो जाता है और या हमारा चेक खो जाता है तो हमें शीघ्र एफआईआर करनी है। सामान्य तरीके से समझते हैं, जो हमारे सामान्य जीवन की गतिविधियाँ है, हमने क्या सुरक्षा दी है, चेक हो जाए हम बैंक को इन्फॉर्म करें और एक एफआईआर दर्ज करें, या हमारा चेक किसी सिक्योरिटी के तौर पर रखा है तो उसमें जेन्युइन रीजन लिखें और उनसे रिसीट लें, जिस बैंक में हमने जमा किया है चेक उससे रिसीट लें, नहीं तो उसका गलत प्रयोग हो सकता है। क्योंकि सामान्य तो बैंक में सभी जेन्युइन अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, लेकिन माना डॉक्यूमेंट से किसी ने गायब कर लिया किसी कारण, किसी छोटे कर्मचारी ने, या कोई जो है दुष्ट प्रवृत्ति का कोई व्यक्ति है, आपराधिक प्रवृत्ति का, उसके द्वारा ले लिया तो कर सकता है। लेकिन हमने प्रॉपर चेक जहाँ जमा किया वहाँ से रिसीट लेनी किस कारण किया है, ताकि हमारे डिफेंस में उसका गलत प्रयोग होने पर हमें डिफेंस मिल सके, कि हमारा चेक खो जाए तो हम सीधे एफआईआर करें। और या किसी को दिया है तो अपने जो है उसको देखें कि हमारे खाते में पैसा है नहीं, हमारा अकाउंट बंद तो नहीं है, या वो लीगल और उससे लीगल नोटिस अगर मिल रहा है तो उसका हम निस्तारण करें, नहीं तो ये बहुत बड़ी परेशानी का कारण बन सकता है। एनआई एक्ट 1881 के तहत नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, और इसमें इसका अगर दोष सिद्ध हो जाता है, क्योंकि आपने क्राइम किया नहीं किया ये अलग बात है, अगर आपने लापरवाही की है, इन चीज़ों को जो औपचारिकताएं हैं इंस्ट्रूमेंट को रखने की, जो आपका चेक एक इंस्ट्रूमेंट है उसको रखने की जो औपचारिकताएं हैं, किसको देने की जो आपने अपने पास रखा है उसको देने की जो आपकी जो सुरक्षा आपने रखनी है, या जो ध्यान आपने रखना है कि किसको दिया है, किस लिए दिया है, या खो गया है, तो अगर आप इसमें डिफेंस नहीं लेते हैं या इसकी सुरक्षा नहीं रखते हैं तो बहुत बड़ी जो है आपके लिए परेशानी का सबब बनेगा। आपने क्या करना है, चेक खो जाता है तो बैंक में भी इन्फॉर्म करना है और एफआईआर भी करानी है, उसकी कॉपी अपने पास सुरक्षित रखनी है, ताकि कोई उसका गलत प्रयोग करे तो वो धोखाधड़ी में वो आरोपी सिद्ध हो, उसे सजा हो और आप इसमें दोष मुक्त हो जाए और आपको किसी परेशानी का सामना नहीं हो। या चेक किसी बैंक में जमा किया है तो वहाँ से आप प्रॉपर किस कारण से आपने जमा किया उसकी रिसीट लीजिए। चेक के संबंध में लापरवाही बहुत परेशानी का सबब बन सकती है, बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। और इसमें क्या होता है कि अंत में फैसला होता है तो 2 वर्ष की सजा, या जो चेक की धनराशि है उसका दोगुना हमें व्यक्ति को, आरोपी को, रमेश को, सुरेश को भुगतान करना होगा। ठीक है, और लीगल एक्सपेंसेस जो है वो अलग ऐड होंगे।
ठीक है फ्रेंड्स, ये दोनों भी हो सकता है, 2 वर्ष की सज़ा, दुगना धनराशि। तो इसी के साथ ही आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।